हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, एमएड एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए जो हमारी यहाँ पर सीरीज़ चल रही है मेंटल एबिलिटी की, उसकी वीडियो नंबर 14 में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मेंटल एबिलिटी के साथ साथ सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस और हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मेन पार्ट जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस और मेंटल एबिलिटी होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता परीक्षण और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में हमने बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, यहाँ पर भी हम आज की इस वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये एमएड का प्रवेश परीक्षा है का पेपर है 2022 का। इसके हमने 108 तक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। आज बाकी बचे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मेंटल एबिलिटी वाले पार्ट पर, यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसे रीजनिंग भी कहते हैं। ये यहाँ पर आपके लिए बीएड और एमएड दोनों एंट्रेंस के लिए, यदि आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमएड एंट्रेंस की, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने कर लिया है, बाकी क्वेश्चंस पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें भी आपको ऑड वन आउट ही बताना है। 3 words are having common characteristic. Choose one alternative out of given alternatives which explain the common feature of the 3 words. अच्छा, यहाँ पर जो है 3 वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनको बताना है कि वो क्या है। पहला देखिए, इम्फाल, ईटानगर, रांची। इम्फाल, ईटानगर, रांची ये क्या है? स्टेट है, बीमारू स्टेट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, या फिर कैपिटल ऑफ स्टेट है। देखिए, आप यहाँ पर सभी जानते होंगे इम्फाल जो है वो आपकी किसकी राजधानी है? इम्फाल आपकी मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। ईटानगर आपकी किसकी राजधानी है? ईटानगर जो है दोस्तों वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, और रांची जो है वो आपकी झारखंड की राजधानी है। तो ये सभी क्या हो गए? ये आपके स्टेट की कैपिटल होगी, यानी राज्यों की राजधानी हो गई। ऑप्शन डी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 110, एनसीईआरटी, यूजीसी और एनसीटीई, तो ये आपकी किससे रिलेटेड है? एजुकेशन से, मेडिकल से, टेक्निकल एजुकेशन से, या फिर डिफेंस से। तो आप सभी जानते हैं एनसीईआरटी जो है वो क्या है? ये एक संस्था है। यूजीसी भी आपकी एक संस्था है, और एनसीटीई भी आपकी एक संस्था है। और ये सारी की सारी किससे रिलेटेड है? ये आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये आपकी कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, कोई टीचर से, तो फिर कोई जो है वो आपकी जो सिलेबस वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है घी बटर क्रीम। घी बटर क्रीम ये क्या है? मिल्क है, कर्ड है, क्रीम है, या फिर स्वीट है। तो देखिए, घी, मक्खन, मलाई ये क्या है? आपके ये सारे मिल्क प्रोडक्ट हैं, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर दूध यानी मिल्क करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112, C++ बेसिक जावा ये क्या है? कैलकुलेटर है, लाइनेक्स है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो 112 में देखिए आपकी C++ बेसिक जावा ये तीनों जो क्या है ये आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की भाषा होती है। 112 के बाद देखिए 113वां क्वेश्चन आपका 113 से लेकर 126 तक में यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको हमें देखना है। यहाँ पर क्या है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कैरिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड फॉर क्वेश्चन 113 से 126, यानी कि 113 से 126 के लिए शब्दों के तार्किक अनुक्रम वाले विकल्प का यहाँ पर हमें चयन करना है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया गया है? नेशन, विलेज, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। तो इसको एक क्रम में लगाना है, एक सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आपको देखकर क्या पता चल रहा है? यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि इनको कहीं ना कहीं में जिनका एरिया ज़्यादा होता है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, ज़्यादा से कम की तरफ चलें, या मतलब छोटे से बड़े की ओर चलें, या बड़े से छोटे की ओर चलें। तो देखिए, कोई भी सीक्वेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हमें सीधा सीधा मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उल्टा देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। तो राष्ट्र, गांव, राज्य और जिला में सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा आपका राष्ट्र होता है, तो पहला नंबर आ गया। उससे छोटा क्या होता है? यानी राष्ट्र से छोटा होता है आपका जिला, तो यहाँ पर 3 नंबर आ गया। उससे छोटा होता है आपका जिला, यानी 4 नंबर आ गया। और उससे
छोटा होता है आपका गांव, यानी 2 नंबर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1342 आपका कहाँ पर है, 1342 देखिए 1 से एक ही स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है हमारा। तो अब हमें क्या करना है, हमने अभी देखा था बड़े से छोटा, तो हम छोटे से बड़े की ओर देख लेंगे। अगर तो हम इसको उल्टा देख लेते हैं। 2431 क्या यहाँ पर है, 2431 देखिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर मिल गया है 2431, यानी कि हम यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर चले हैं। पहले गांव, गांव से जिला, जिले से राज्य और राज्य से राष्ट्र। तो इस तरह से ये यहाँ पर एक सही सीक्वेंस हमने यहाँ पर बना लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एटॉमिक एज, एलॉय एज, एटॉमिक एज, एलॉय एज, मेटालिक एज या फिर स्टोन एज, यानी परमाणिक युग, परमाणुविक युग, मिश्र धातु युग, मेटालिक या धातु युग और पाषाण युग। तो यहाँ पर जो सबसे पुराना युग है उससे लेकर और सबसे नवीनतम युग की ओर चलें, या जो नवीनतम युग है उसको लेकर के और सबसे पुराने की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन सा आता है, आप सभी जानते हैं। सबसे पहले आपकी स्टोन एज आती है, यानी पाषाण युग आता है। तो पहले आपका 4 नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पाषाण युग के बाद आपका क्या आता है, मेटालिक युग आता है, धातु युग आता है या मिश्र धातु युग आता है। तो उसके बाद आता है आपका धातु युग, यानी कि मेटालिक एज। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 3 नंबर। उसके बाद आता है आपका मिश्र धातु, जी हाँ एलॉय आ जाती है, यानी मिश्र धातु आपका 2 नंबर हो गया। और उसके बाद परमाणु युग यानी एटॉमिक एज 1। तो 4321 क्या यहाँ पर कहीं है, जी हाँ 4321 आपका ये सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है 4321। और अगर हम 1 2 3 3 4 भी इसको देखते हैं तब भी आपका ये क्रम यहाँ पर सही है, और 1 2 3 4 भी यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो इस तरह के जो आपके ऑप्शन होते हैं, अब उनमें आपको क्या चूज़ करना है, इसमें प्रॉब्लम आती है। क्या हम छोटे से मतलब पुराने से नए की ओर चलें या नए से पुराने की ओर चलें, तो अब इसमें क्या करना है। अब जैसे कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पर आपके पास चॉइस थी एक तरह से कि आप छोटे से बड़े की ओर भी जा सकते हैं और बड़े से छोटे की ओर भी जा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस जो आपको मिल जाएगा वो यहाँ पर सही होगा। लेकिन जो आपका ये 114वां क्वेश्चन है, इसमें क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला जो युग है वो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पहला पाषाण युग ही है। तो हमें फिर पुराने से नए की ओर ही चलना होगा, यानी प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक ही हम इसको लेकर चलेंगे। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए नहीं बल्कि ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि सही अनुक्रम की बात की है तो जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है वो आपका ऑप्शन डी ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 115, चाइल्ड, एडल्ट, एडोलसेंट या इन्फेंट। अब इसको भी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे चलना है। तो बच्चा जो होता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें भी हम क्या है जन्म से लेकर और मृत्यु की ओर चलेंगे। तो जन्म के टाइम बच्चा क्या होता है, इन्फेंट होता है, ठीक है। तो पहले हम 4 से स्टार्ट करते हैं। इन्फेंट यानी जो शिशु होता है उसे इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाता है, 1 नंबर आ गया। उसके बाद बच्चा एडोलसेंट होता है, यानी किशोरावस्था में आता है, जो आपकी टीन एज होती है। और उसके बाद बच्चा एडल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो 4132 जो भी होगा वो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4132 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, इफ़ इन कोडिंग सिस्टम EPW is written as RCI and NPST as NCTE, how can NPTES be written? क्वेश्चन है कि यदि एक कोडिंग प्रणाली में EPW को RCI और NPST को NCTE के रूप में लिखा जाता है तो उस कोडिंग सिस्टम में NPTES को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें या तो मैं हिंदी वाले को जूम कर देता हूँ या इंग्लिश वाले को जूम कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसको देख लेंगे। इतना तो अब बस आपको क्या देखना है, आपको मेनली ये देखना है कि किसको क्या लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें NPTES को बताना है। तो देखिए N यहाँ पर आपका, अगर हम इनको सीधा सीधा कंपेयर करें तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यानी E के लिए R, आपका P के लिए C, I के लिए W, इससे भी हो जाएगा। क्योंकि जब इसमें आप नंबरिंग करेंगे तो आपको ऐसा कोई भी पैटर्न यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो इनको सीधा सीधा आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए हमको बताना है NPTES का, तो N का यहाँ से देखिए, N का यहाँ से क्या हो जाएगा, N का N ही रहेगा, ठीक है। N का आपका N रहेगा। P के लिए यहाँ पर C आया तो हमारे यहाँ पर भी C आ जाएगा। T के लिए क्या आया, तो T के लिए यहाँ पर देखिए T के लिए यहाँ से देखिए E आएगा। E के लिए देखिए E आपका यहाँ पर है तो यहाँ से आपका R आ जाएगा। और लास्ट में बचा आपका S, तो S आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में हमारे पहले 4 लेटर ये होंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो NCER कहाँ पर है, NCER आपका सिर्फ इसी में है, तो NCERT इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको लास्ट वाला S का मिला भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका आंसर यही होगा। तो इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि लास्ट वाला तो मिल ही नहीं रहा तो इसका आंसर कुछ और तो नहीं होगा। जी नहीं, इसका आंसर कुछ और नहीं होगा, इसका आंसर NCERT ही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन भी आपका कुछ इसी तरह का है, कोडिंग भाषा वाला। तो कोडिंग भाषा में देखिए, JDXL इज रिटन एज दिस इन ए कोडिंग लैंग्वेज, इन द सेम कोडिंग लैंग्वेज ODFI को क्या लिखा जाएगा। अगर जी इसको ये लिखा जाता है तो ODFJ को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। अब देखिए, ऊपर वाले में हमें 2 वर्ड दिए थे, उनका कंपेयर करके हमने तीसरे का निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर एक ही दिया है, तो हमें यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना होगा और इसको देखना होगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या पैटर्न यूज़ किया गया है। तो पहले वाले को पढ़ते हैं, JDXL। तो जे का जो नंबर है, पोजीशन है, वो आपकी कितनी होती है, 10 होती है। डी की आपकी 4 होती है, एक्स की आपकी 24 होती है और एल की आपकी 12 होती है। अब इसमें देखते हैं, आई की आपकी 9 होती है, ए की आपकी 1 होती है, एस की जो है वो आपकी 18 होती है, सॉरी 19 होती है, एस की आपकी 19 होती है, 18 नहीं, और ई की आपकी यहाँ पर 5 होती है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या, देखिए सब में कम हुआ है, यहाँ पर -1 हुआ है, यहाँ पर -3 हुआ है, यहाँ पर आपका -5 है और यहाँ पर आपका -7 है। तो इसी तरह से हमें इसका देखना है ODFZ का। तो ओ की पोजीशन यहाँ पर हमारी क्या होती है, ओ की होती है 15, तो 15 में से 1 कम करेंगे तो आएगा आपका 14, और 14 नंबर पर हमारा क्या होता है, N होता है। यानी कि यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है, पहले -1 करना है, फिर -3 करना है, फिर -5 करना है, फिर -7 करना है। तो चलिए करते हैं। ये देखिए, मैंने इसको थोड़ा छोटा कर दिया है जिससे कि आप दूसरी साइड भी इसके ऑप्शंस को देख सकें। तो पहला ओ है, तो ओ की हमारी 15 होती है, तो ओ से हम नीचे आएंगे, -1 करेंगे तो आएगी आपकी N। ओ के बाद आपका D आता है, इसमें हमें -3 करना है तो यहाँ पर A आ जाएगा। तो N A जिस भी ऑप्शन में होगा, देखिए N और A आ गया है, तो जिस भी ऑप्शन में N और A होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पूरा आपको निकालने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। एक से तो आप नहीं बता सकते थे क्योंकि N इसमें भी है, इस 3 में N है, तो एक से आप बता नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपने दूसरा वाला देखा A आया है, तो A से हमें पता चल गया कि हमारा ऑप्शन जो A वाला है यही करेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं, जैसे कि F है, F का आपका क्या होता है, F आपका 6 होता है, हमें यहाँ पर -5 करना है, तो -5 करेंगे तो यहाँ पर भी आपका A आ जाएगा। और इसी तरह से जैसे आपका J है, तो J का आपका 10 होता है, और 10 में अगर आप यहाँ पर -7 करेंगे तो आपका C आ जाएगा। C आपका तीसरे नंबर पर होता है, तो NAAC आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, भूटान इज कोडेड एज, भूटान को ये लिखा जाता है, रशिया को ये लिखा जाता है, तो भारत को क्या लिखा जाएगा। अब ऐसे नंबर में आप फटाफट नंबर ऑफ लेटर गिनिए और जितने इसमें अंक हैं वो गिनिए। अगर बराबर है तो आप सबसे पहला काम है कि आप इन्हें कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, भूटान में कितने हैं, 6 लेटर हैं, और इसमें भी आपके 6 हैं, रशिया में आपके 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। तो भारत का बताना है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे से कंपेयर करके बता सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए, भारत का बताना है तो BH आप यहाँ से उठा लीजिए सीधा सीधा, तो 28, जिसमें 28 स्टार्टिंग में है वो आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब ए का देखना है, तो ए का आप या तो रशिया के लास्ट में से देख लिए या भूटान के इसमें से देख लिए। तो ए का आपका 1 है, तो 281, इसमें भी 281 है, इसमें भी 281 है। अभी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। इसके बाद हम अगर ऑप्शन में देखें तो सबसे लास्ट वाला आपका अलग है, तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ही देख लेते हैं। तो भारत में सबसे लास्ट में T है, और T हम यहाँ पर कहाँ देखेंगे, तो भूटान में देखिए चौथे नंबर पर आपका T है। तो चौथे नंबर पर कितना है हमारा 3 है, तो हम लास्ट में अगर 3 देख लें तो 281 स्टार्टिंग में और लास्ट में 3 जिसमें है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में आपको लास्ट में 3 दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से एग्ज़ाम में आपको ट्रिक्स यूज़ करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सबका फटाफट लिखते चले जाएँ, नहीं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। आपको सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। जैसे मैंने क्या कहा, BH को देखते ही जिसमें स्टार्टिंग में 28 नहीं था उनको नेगलेक्ट कर दिया, उनको मतलब एलिमिनेट कर दिया कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन पर नज़र मारिए कि और कोशिश कीजिए ऐसा नंबर देखने की जो दोनों में डिफरेंट हो, जो मतलब बचे हुए ऑप्शंस में डिफरेंट हो, और उसी का फिर कोड यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो उससे आंसर हमारे जल्दी हो जाते हैं और टाइम हमारा बच जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 यहाँ पर देखिए, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इन ए यूनिक कोडेड लैंग्वेज दिल्ली इज रिटन एज 38, पटना इज कोडेड एज, अच्छा अगर दिल्ली को ये लिखा जाता है तो पटना को क्या लिखा जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें भी कुछ ना कुछ नया लॉजिक यहाँ पर यूज़ किया गया है कि दिल्ली को 38 के रूप में लिखा जाता है तो पटना को किस प्रकार लिखा जाएगा। जब भी देखिए आपके पास ऐसे बड़ा नंबर, मतलब जो वर्ड है वो बड़ा हो और नंबर छोटा हो, तो ऐसे में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी आपका वर्ड दिया है, जैसे यहाँ पर दिल्ली दिया है,
तो इनकी पोजीशन को पता कीजिए। डी का कितना होता है आपका, डी का होता है 4, ई का होता है 5, एल का होता है 12, एच का होता है 8 और आई का होता है 9। इन सबको ऐड करके देख लीजिए, अगर 38 आता है तो पटना की भी पोजीशंस को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 4 5 9, 12 और 9 21, 21 और 8 होता है आपका 29, और 29 में अगर 9 जोड़ते तो आपका 38 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर इससे हमें पता चल गया कि दिल्ली के में जितने भी लेटर्स हैं उनकी पोजीशंस को ऐड करके यहाँ पर लिखा गया है। तो फटाफट से हम यहाँ पर पटना के भी ऐड कर लेते हैं। पी होता है 16, ए होता है 1, टी होता है 20 और एन होता है आपका 14 और ये होता है 1। इनको ऐड करेंगे 16 1 17, 17 और 20 37, 37 और 1 38, 38 और 10 48, 48 और 4 52, 52 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पटना को कैसे कोड करेंगे, तो पटना को यहाँ पर 52 यानी 52 से कूटबद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120। इन ए सर्टेन कोड 24631 इज रिटन एज ग्रेट। अच्छा, यहाँ पर इस बार उल्टा दे दिया है, इस बार नंबर दिया है और उसका वर्ड आपको बताना है। 24631 is written as great, 5897 is written as monk. Similarly, how can 84712 be written? तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 आपके नंबर हैं और ग्रेट में भी आपके 5 लेटर हैं। इसी तरह से मॉन्क में आपके 4 लेटर हैं, यहाँ पर 4 ही नंबर दिए गए हैं। तो सीधा सीधा कंपेयर करेंगे और आंसर यहाँ पर निकालेंगे। तो किसका बताना है 84712। तो सबसे पहले 8 देखिए कहाँ पर, 8 आपका इसमें है, 8 के लिए यहाँ पर ओ है तो ओ से स्टार्टिंग होगी। तो जिनमें ओ नहीं है उनको फटाफट से यहाँ पर एलिमिनेट कीजिए। अब या तो ये आंसर होगा, अब या तो ये आंसर होगा। अब देखिए, अब जो 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं, अगर आप इधर से ही दूसरा निकलते हैं तो यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा माइंड का यूज़ कीजिए और लास्ट में देखिए दोनों में अलग है। तो हमें क्या करना है, बस लास्ट वाला देखना है और अपना आंसर यहाँ पर निकाल देना है। स्टार्टिंग में 8 था, लास्ट में 2 है। अब 2 देखिए, 2 के लिए क्या है, 2 के लिए आपका यहाँ पर जी है। तो 2 के लिए लास्ट में जिसमें जी होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में ओ, लास्ट में जी, तो स्टार्टिंग में ओ, लास्ट में जी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 121। अच्छा क्वेश्चन है और ईजी भी है। यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी इन द फॉलोइंग सम। इनमें पी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ क्योंकि दोनों साइड सेम ही लिखा हुआ है, तो आपको हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, इसमें मुझे बताने के लायक इसमें वैसे है नहीं कुछ। अब देखिए, यहाँ पर एडिशन है, ये एडिशन है तो पी में मतलब 2 में क्या जोड़ें कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो ये तो खैर बच्चा भी जानता होगा कि अगर एडिशन है यहाँ पर तो 2 में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पर 1 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए, अगर p को मैं 3 लूँ और यहाँ पर 2 लूँ, अगर सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ पर 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर एडिशन है तो 3 मैं यहाँ पर नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पर 9 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एकमात्र पॉसिबिलिटी मेरी यहाँ पर 9 है, तो मुझे यहाँ पर p की जगह 9 लेना होगा। मैं यहाँ पर p की जगह 9 ले लेता हूँ और इन दोनों में ही p है, तो दोनों भी जगह पर मुझे यहाँ पर 9 लेना होगा। तो 4 1 9 और 6 9 2। अब इन दोनों को ऐड करके अगर ये आ जाएगा तो आंसर मेरा सही होगा। 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 11, 6 और 4 10 और 11। ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर जो है वो एकदम करेक्ट आ गया है, इसलिए यहाँ पर p की जो वैल्यू होगी वो आपकी 9 हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन द वर्ड साइंटिफिक हाउ मेनी लेटर्स कैरी सेम नंबर इन बिटवीन देम एज देयर आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। साइंटिफिक शब्द में कितने अक्षरों के बीच उतनी ही अक्षरों की संख्या है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में है। ये क्वेश्चन भी आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इसको बिना लिखे ही आपको बता देता हूँ या लिख कर बताऊँ। चलिए लिख कर ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ। साइंटिफिक SCIENTIFIC। ठीक है, साइंटिफिक। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी पोजीशन को लिख लीजिए। S की होती है आपकी 19, C की होती है 3, I की होती है 9, E की होती है 5, N की होती है 14, T 20, I 9, F 6, I 9 और C 3। अब आपने ये पोजीशन इसकी लिख ली है। हमें ये बताना है कि सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया नहीं आ गया ये बताइए। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको ऐसे कितने वर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं, कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। जैसे कि अगर मैं ए से सी तक देखूं तो यहाँ पर कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही यहाँ पर देखना है। समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए
एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, ब्रॉड, एब्रॉड, ABROAD, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने वर्ड हैं यहाँ पर जिनमें उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है, तो देखिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए के बाद बी आता है, तो इसमें भी ए के बाद बी आ रहा है, तो इसके बीच तो एक तो यहाँ पर ये मिल गया। क्या इसमें और भी कोई ऐसा है? तो यहाँ पर देखिए ए के बाद बी, सी, डी, नहीं डी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, तो ए के बाद बी और कोई इसमें ऐसा वर्ड, ऐसा मतलब लेटर नहीं है जिसके बीच में उतना ही गैप हो जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। तो ये अब हमें यहाँ पर देखना है अपने साइंटिफिक में ऐसे कितने वर्ड हैं, ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जिनके बीच में बराबर का गैप है। चलिए फटाफट से यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा वाला है उससे गिनना शुरू कीजिए। तो सी से आई तक नहीं, सी से डी, डी से ई नहीं, अगर एफ यहाँ पर होता हमारा तो यहाँ पर हमें एक मिल जाता। तो सी से डी, डी से ई, ई से सी, डी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। तो सी से हम चले तो हमें कोई भी यहाँ पर नहीं मिला। यहाँ पर अगर हम एस से चलते हैं तो एस से टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, यहाँ पर भी हमें कोई भी नहीं मिला है, ठीक है। अब देखते हैं किसी और वर्ड से यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, और से देखेंगे। अब इस वाले सी से देखिए, सी से डी, डी से ई, यहाँ पर देखिए सी के बाद डी और ई, यहाँ पर हमें एक मिल गया है क्योंकि सी और डी के बीच में एक का गैप होता है, ठीक है, एक का गैप यानी कि डिफरेंस 2 का है। सी की पोजीशन 3 होती है, इसकी 5 होती है। यहाँ से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी ऐसा ही होता है और यहाँ पर भी ऐसा है, तो बिल्कुल एक तो हमें यहाँ पर मिल गया है। अब देखते हैं 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए आई अगर यहाँ पर होता तो हमें एक और मिल जाता है, लेकिन आई यहाँ पर है और यहाँ पर है तो हमें अभी भी नहीं मिला है। इस वाले आई से देखें अगर तो 9 से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है। ई से देखें तो ई से एफ, जी, एच, आई, यहाँ पर देखें नहीं मिला है। एन से अगर देखें, एन से इधर दोनों साइड में हो सकता है, तो एन से यहाँ पर एस है तो इसकी तरफ चलते हैं। एन से एम, एन, ओ, पी, नहीं ये भी नहीं है। इधर चलें तो एन, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, नहीं। तो ये अभी तक हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा लेटर मिला है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और इसमें बराबर का गैप है, तो एक ही यहाँ पर हमें मिल रहा है और कोई यहाँ पर नहीं मिला है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, After arranging the following words in the sequence of the dictionary, which one of the following word will be the last one? शब्दकोश के हिसाब से, इंग्लिश शब्दकोश के हिसाब से अगर इन्हें लगाएं तो लास्ट में कौन सा आएगा? इसको करने का ईजीएस्ट वे मैंने आपको बताया था कि जो जो कॉमन है सबसे पहले उनको एलिमिनेट कीजिए। इनमें सब में ई कॉमन है तो ई से हम यहाँ पर पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ई को छोड़ दीजिए। ई के बाद आपका क्या है? सबसे पहले जो आता है वो आपका डी है, यानी कि एजुकेशन जो है वो आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। अब इसके बाद इन 3 में एन कॉमन है तो एन से हमें पता नहीं लगेगा। अब इसके बाद देखिए जी, क्यू और वी, तो आप इतना तो जानते हैं कि इन सब में सबसे पहले जी आएगा, तो ये आपका दूसरे नंबर पर हो गया। और क्यू और वी में देखिए तो QRSTUV, तो क्यू आपका पहले आता है और वी आपका लास्ट में आता है। इस तरह से इन्हें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में क्या है अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में जो होगा यहाँ पर पूछा है विल बी द लास्ट वन, तो एनवेलप जो होगा वो आपका लास्ट वन होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग वर्ड इन द सीक्वेंस ऑफ डिक्शनरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड विल बी द सेकंड वन। यहाँ पर सेकंड वन पूछा है तो फटाफट से करिए। सब में आई एन कॉमन है तो सबके आई एन को सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। डी सबसे पहले डी है, सी है और क्यू है, तो देखिए लास्ट में तो ये होगा, 4 नंबर पर ये होगा, पहले नंबर पर ये होगा क्योंकि क्यू सबसे लास्ट में है। अब इसमें देखिए इन दोनों में डी है, इससे पता नहीं लगेगा। इसके बाद यू और ओ देखना है, यू और ओ में कौन सा पहले आता है आपको पता है, ओ आपका पहले आता है, यू आपका लास्ट में आता है। हाँ एक मिनट, तो सेकंड नंबर पर आपका क्या होगा, ये होगा। थर्ड नंबर पर आपका ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसने पूछा है कि सेकंड वन कौन सा होगा, तो ये जो है आपका क्या है इंडोक्यू, एक मिनट ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है इंडोक्ट्रिनेशन, ये आपका क्या होगा सेकंड नंबर पर होगा। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग 5 वोवल। इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें 5 वोवल नहीं है। वोवल आपके कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू।
ठीक है, तो जिसमें 5 नहीं है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। यूटोपिया में 1 2 3 4, इसमें 4 है, तो यही आपका आंसर होगा। इनमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, बिल्कुल 1 2 3 4 5, ठीक है, यही आपका यूटोपियन आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं बल्कि 4 वॉवल्स दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू इट्स क्यूब बट नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या स्वयं के घन के बराबर है लेकिन वर्ग के बराबर नहीं है। ठीक है, घन क्या होता है आपका क्यूब, किसी भी नंबर की क्यूब जो है हिंदी में घन कहते हैं और स्क्वायर को वर्ग कहते हैं। इसमें पूछा है कि इन चारों में से वो कौन सी संख्या है जो अपने घन के तो बराबर है लेकिन वर्ग के बराबर नहीं है। तो वैसे तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर आप मैथमेटिक्स का थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो 1 सेकंड में इसका आंसर दे देंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 1 का क्यूब आपका 1 होता है, तो यहाँ पर तो दोनों ही बराबर हैं। अब इसको देख लीजिए, 1 -1 का जो स्क्वायर होता है, -1 इंटू -1, तो ये होता है माइनस में माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आ जाता है, तो ये आपका +1 हो गया। और जब इसका क्यूब करते हैं तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये तो आपका +1 आ गया यहाँ से। अब +1 में जब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यही होगा कि स्क्वायर के बराबर नहीं है लेकिन वर्ग के तो बराबर है। वो कौन सी संख्या है? तो देखिए -1 जो है वो अपने वर्ग के बराबर नहीं है क्योंकि प्लस आ रही है, लेकिन जब इसका -1 का क्यूब करते हैं तो ये -1 ही आ जाता है। यहीं पर इसने यही पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने क्यूब के इक्वल है लेकिन स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है और नीचे दिए गए 127 से लेकर 131 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर देना है। ओ तेरी। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो अब हमारी काफ़ी बड़ी हो रही है, इससे ज़्यादा बड़ी हम वीडियो नहीं कर सकते हैं। अगली वीडियो में इन क्वेश्चंस को यहाँ पर जो आपके 150 तक यहाँ पर क्वेश्चन है, 150 तक रीजनिंग के क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी वाले, इनको यहाँ पर अगली वीडियो में डेफिनेटली कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो 2022 वाला पेपर है एमएड एंट्रेंस का, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी के 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो आपके 100 के 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो सिलोगिज्म वाले थे वो बचे हुए हैं, उनको हम अलग से यहाँ पर करेंगे। और इससे पहले भी हमने कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, उनको भी हम एक वीडियो में लेकर आएंगे। सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन जो हैं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, वो वाले जो क्वेश्चन हैं न्याय निगमन वाले, उनको हम एक वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। वीडियो वो बड़ी हो सकती है लेकिन एक एक कंसेप्ट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं, कंटेंट पसंद आया है, तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर अच्छी वीडियोस ला सकें और आपके यहाँ पर एमएड की कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।